नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नए अध्ययन से ये पुष्टि हुई है कि ब्लैक होल समय के साथ संकुचित नहीं हो रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 से वज्रपात से होने वाली मृत्यु की संख्या दोगुनी हो गई है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। और आइए अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रोत्साहन पैकेज विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अपने देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए कर छूट एवं प्रोत्साहनों का एक पैकेज होता है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना और विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। घोषित उपायों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों में पहली है महामारी से आर्थिक राहत। इसके तहत घोषित उपायों में कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना स्वीकृत की गई है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS का विस्तार किया गया है। ECLGS के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में कोलेट्रल मुक्त स्वचालित ऋण के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई से नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार किया गया है। ये योजना अक्टूबर 2020 में आरंभ की गई थी। ये नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन और रोजगार क्षति की स्थिति में रोजगार की पुनर्स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत 5 लाख पर्यटकों को 1 माह का निःशुल्क पर्यटक वीजा प्रदान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी है लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारी और बाल चिकित्सा देखभाल या बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और तीसरी श्रेणी है विकास और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके तहत प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए आदि जैसे उच्च पोषक तत्वों वाली जलवायु प्रत्यास्थ बायो फोर्टिफाइड फसल की किस्मों का विमोचन किया गया। कृषि, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में वृद्धि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के लिए 77.45 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज घोषित किया गया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गाँव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना की अवधि 1 वर्ष यानी कि 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। PLI योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य खंडों के तहत माल की वृद्धिशील बिक्री पर 6% से 4% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रोत्साहन आधार वर्ष 2019-20 के साथ 1 अगस्त 2020 से लागू है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते दीर्घ और मध्यम अवधि के निर्यातकों को विदेशों और संबंधित खरीदार या बैंकों के जोखिम से बचाने के लिए पर्याप्त ऋण बीमा कवर प्रदान करता है। सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना, इसके लिए 3,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 25 करोड़ स्मार्ट मीटर और 10,000 फीडर आदि की संस्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे। निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल के समय में सहकारी बैंक लागत कम करने के साथ साथ विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग को सीमित समय के लिए कुछ गतिविधियों को परिचालित करने के लिए तीसरे पक्ष के उपयोग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे ये बैंक वित्तीय जोखिम, अनुपालन जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों के प्रति बैंकों को सुभेद्य बनाता है। इन दिशा निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये अपने किसी भी वित्तीय गतिविधि को आउटसोर्स करने का प्रयोजन रखने वाले सहकारी बैंक को एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति निर्मित करनी होगी। इस नीति में बैंकों को ऐसी गतिविधियों के साथ साथ सेवा प्रदाताओं के भी चयन के लिए मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग के कारण सहकारी बैंकों का शिकायत निवारण तंत्र बाधित नहीं होना चाहिए। अन्य संबंधित सुर्खियों में आरबीआई ने सांसदों, विधायकों और नगर निगमों या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों पर सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने से रोक लगा दी है। हालांकि कुछ छूटों के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जो इसके सदस्यों से संबंधित होती है। ये सदस्य एक ही समय में अपने बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं। सहकारी बैंकों को इनके संचालन क्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। ये संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। शहरी सहकारी बैंक आरबीआई तथा राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक ग्रामीण सहकारी बैंक के प्रभावी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगली खबर खगोल विज्ञान से। नए अध्ययन से ये पता चला है कि ब्लैक होल समय के साथ संकुचित नहीं हो रहे हैं। इस अध्ययन ने भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रतिपादित ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय यानी ब्लैक होल एरिया थ्योरम को सही सिद्ध किया है। इस थ्योरम में ये प्रमाणित किया गया है कि ब्लैक होल के सतही क्षेत्र का समय के साथ कम होना असंभव है। ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय वर्ष 1971 में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से व्युत्पन्न हुआ था। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्लैक होल को परिभाषित करता है। आइंस्टीन का वर्ष 1915 का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत मानता है कि गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस और टाइम की वक्रता से उत्पन्न होता है। ब्लैक होल क्षेत्र थ्योरम ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का विस्तार किया है, जिसने ये तर्क दिया था कि स्पेस एंड टाइम का अटूट संबंध है, लेकिन इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल की बात करें तो ये 4 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले बात करते हैं तारकीय या स्टेलर ब्लैक होल की। ये किसी तारे के गुरुत्वीय रूप से संकुचित होने के कारण निर्मित होता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना से कई गुना तक होता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट मास। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 10⁻² से 10⁻5 गुना तक होता है। इनका द्रव्यमान स्टेलर ब्लैक होल से स्पष्टतः अधिक लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होता है। अब बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल की। ये सबसे विशालकाय ब्लैक होल है। ये स्वयं में सूर्य के द्रव्यमान का सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि अरबों गुना तक द्रव्यमान शामिल करते हैं। और चौथा होता है मिनिएचर ब्लैक होल। ये 148 फेम्टोमीटर के आकार के ब्लैक होल जिनके लिए क्वांटम मैकेनिकल बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेलर ब्लैक होल से छोटे ब्लैक होल की उपस्थिति की अवधारणा प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव इतना अधिक है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि पदार्थ एक छोटे से स्थान में संकुचित हो जाता है। ये किसी तारे के समाप्त होने के चरण के दौरान घटित हो सकता है। ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर। ब्लैक होल बनने का सबसे सामान्य तरीका तारकीय मृत्यु यानी स्टेलर डेथ है। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बहुत बड़े तारे के केंद्र का स्वतः पतन हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है। जब ऐसा होता है तो ये एक सुपरनोवा का कारण बनता है। अगली खबर मौसम विज्ञान से संबंधित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 से वज्रपात से होने वाली मृत्यु की संख्या 2 गुनी हो गई है। वर्ष 2004 से भारत में प्रत्येक वर्ष वज्रपात से लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये 1960 के दशक के बाद से दर्ज की गई मृत्यु की संख्या का लगभग 2 गुना है। वज्रपात मौसम से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो आमतौर पर तड़ित झंझा से संबद्ध होती है। तड़ित के दौरान मेघ में हिम के कणों के बीच
घर्षण की वजह से एक मेघ के विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच अचानक से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसे अंतः मेघ तड़ित, मेघों से मेघों के बीच तड़ित या मेघ और जमीन के बीच तड़ित कहा जाता है। तीसरे प्रकार की तड़ित यानी मेघ और जमीन के बीच तड़ित जीवन और संपत्ति को अधिक नुकसान पहुंचाती है। हालांकि तड़ित या वज्रपात से संभवतः ही लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। बीते वर्षों में तड़ित से होने वाली मृत्यु में इसलिए भी अधिकता पाई गई है क्योंकि वन आवरण और वृक्षों का आवरण कम हो गया है। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में तड़ित से होने वाली मृत्यु ज्यादा है। आइए अब आपको बताते हैं कि वज्रपात प्रबंधन के क्या उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यों को वज्रपात कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु निम्न स्तरीय कार्यान्वयन को दर्शाती है। वर्ष 2019 से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर आरंभ किए गए लाइटनिंग इंडिया रेजिलिएंट कैंपेन ने वर्ष 2021 तक ऐसी मृत्यु की संख्या को 80% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार वज्रपात एक अधिसूचित आपदा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार दिव्यांग जनों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि एक दिव्यांगजन पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है, भले ही उसे सामान्य श्रेणी में भर्ती किया गया हो या दिव्यांगता नियुक्ति के बाद हुई हो। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 एक ऐसे व्यक्ति जिसने दिव्यांगता के आधार पर सेवा में प्रवेश किया हो और एक ऐसे व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश करने के बाद दिव्यांगता से हो गया हो, इनके बीच अंतर नहीं करता है। वर्ष 1995 का अधिनियम पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं पदोन्नति में आरक्षण की पृष्ठभूमि के बारे में। इंदिरा साहनी वाद 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण की नीति को पदोन्नति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 77वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 16 में खंड 4A को शामिल किया और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को बहाल किया। इसके बाद 2006 में हुए नागराज निर्णय में न्यायालय ने 3 नियंत्रणकारी शर्तें निर्धारित की, जिन्हें राज्य को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के पहले पूर्ण करना होगा। राज्य को अनिवार्य तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए वर्ग का पिछड़ापन, वर्ग का पद या सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तथा आरक्षण प्रशासनिक दक्षता के हित में है। और तीसरा निर्णय आया जर्नैल सिंह वाद में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने नागराज वाद के निर्णय से पिछड़ेपन के प्रदर्शन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के तट पर बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया। यह अग्नि वर्ग मिसाइल की नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परास क्षमता युक्त कनस्त्रीकृत मिसाइल है। मिसाइल का कनस्त्रीकृत संस्करण मिसाइल को प्रमोचित करने के लिए अपेक्षित समय को कम करता है और इसके संग्रहण और गतिशीलता में सुधार करता है। यह संशोधित उन्नत विशेषताओं से युक्त है, जिसमें चपलता और उच्च स्तर की सटीकता शामिल है। बेहतीन बांध। चीन ने हाल ही में 289 मीटर यानी 948 फीट ऊंचे बेहतीन हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन आरंभ किया है। ये विद्युत उत्पादन के मामले में चीन के ही 3 गॉर्जेस डैम के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये जिंशा नदी पर बांधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। ये चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी की ऊपरी धारा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने मिजोरम के 11 जिलों में से 10 जिलों में शूकर पालन स्थलों में प्रकोप उत्पन्न किया है। इससे लगभग 7600 शूकरों की मृत्यु हो गई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और वन्य शूकरों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर विषाणुजन्य रोग है। ये सीमा पार पशु रोग जीवित या मृत शूकरों, पालतू या वन्य और शूकर मांस उत्पादों द्वारा फैल सकता है। इसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के उच्च पर्यावरणीय प्रतिरोध की वजह से ये दूषित पशु खाद्य और फोमाइट्स यानी निर्जीव पदार्थों के माध्यम से भी संचारित हो सकता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के विरुद्ध कोई स्वीकृत टीका नहीं है और ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। PV नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ और देहावसान 23 दिसंबर 2004 को हुआ। ये वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। PV नरसिम्हा राव ने वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति को प्रस्तुत किया था। विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और भारत की पूर्व की ओर देखो नीति भी उनके कार्यकाल
कार्यकाल के दौरान ही आरंभ की गई थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीका अवश्य लगवाइए। इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।